वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल या फिर तीन वेरिएबल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, जिससे हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और तीन इक्वेशन दिया हुआ है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो यहां पर हमें इन तीनों इक्वेशन में से पी और क्यू का वैल्यू निकालना है इन तीनों सिचुएशन में। देखेंगे यहां पर तो सॉल्यूशन पे कमेंट तो बाद में करेंगे, सबसे पहले इसका देख लेते हैं डी क्या है हमारा। डी का अगर हम बात करें तो डी क्या है हमारा 2 1 1, पी 2 1 6, क्यू 3। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, ओपन करेंगे इसे, प्लस माइनस प्लस, क्या बनेगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 2 6, माइनस 1 इंटू क्यू, क्या बनेगा क्यू, माइनस पी, अंदर में क्या बनेगा हमारे पास 3 माइनस क्यू, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 टाइम्स 1 माइनस 2। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 12। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर ही लिख लेते हैं, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 2 क्यू, और इधर क्या बनेगा माइनस 3 पी प्लस पी क्यू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 6। तो यहाँ से 12 माइनस 6 क्या बन गया हमारा 6, और इधर माइनस 2 क्यू, और इधर क्या आ रहा है हमारा माइनस 3 पी प्लस पी क्यू। अगर यहाँ पर हम 6 और माइनस 3 पी है ना, तो यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचेगा 2 माइनस पी, और यहाँ पर अगर हम क्यू कॉमन ले लें तो माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं, माइनस क्यू अगर कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा 2 माइनस पी। तो यहाँ से हमारे पास डी क्या आ गया 3 माइनस क्यू 2 माइनस पी, ये आ गया हमारा डी का वैल्यू। अब डीएक्स भी देख लेते हैं लगे हाथों। डीएक्स हमारा क्या आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट हमारा क्या है 2 1 1 1 2 1 1, तो उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे 8 5 4 8 5 4, और बाकी एज इट इज सेम ही रहेगा हमारा P2 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 Q और 3। तो ये हो गया हमारा dx। तो dx का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 8 टाइम्स, और इधर 3 इंटू 2 6 माइनस क्यू, और इधर प्लस माइनस प्लस, तो माइनस पी, और इधर 15 माइनस 4 क्यू, 15 माइनस 4 क्यू, और इधर क्या आ जाएगा प्लस 6, और अंदर में क्या आएगा हमारा 5 माइनस 8। तो ये हमारा बन गया 8 इंटू 6 48 माइनस 8 क्यू, और इधर क्या आएगा माइनस 15 पी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 पी क्यू, और इधर से हमारा कितना आएगा 6, और ये माइनस 3 माइनस 18। तो ये हमारा बन गया 48 माइनस 18, क्या बनेगा हमारा 30, और इधर से क्या आया माइनस 8 क्यू, और इधर माइनस 15 पी, और इधर प्लस 4 पी क्यू। तो ऐसा करते हैं ना यहाँ पर कि यहाँ पर 30 माइनस 15 पी है ना, तो अगर यहाँ पर हम 15 कॉमन ले ले तो अंदर में क्या आएगा हमारा 2 माइनस पी, और यहाँ पर हम माइनस 8 क्यू प्लस 4 क्यू में हम माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में हमारा क्या आएगा माइनस 4 क्यू कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस 4 क्यू माइनस 4 क्यू, तो अंदर में हमारा क्या आ जाएगा 2 माइनस पी 2 माइनस पी। तो यहां से हमारा आ गया इक्वल टू, कलर चेंज कर लेंगे यार, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 15 माइनस 4 क्यू, और इधर 2 माइनस पी, ये आ गया हमारा dx। अब dy भी देख लेते हैं क्या है हमारा, इधर dy हमारा क्या आ जाएगा y के साथ कोएफिशिएंट क्या है हमारा P2 1, तो हम d में y का कोएफिशिएंट क्या है हमारा P2 1, तो P2 1 हटा के क्या लिखेंगे 8 5 4 8 5 4, और बाकी एच डी सेम लिख देंगे, क्या है हमारा 2 1 1 2 1 1, और इधर क्या है हमारा 6 क्यू
3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2, और इधर क्या बनेगा प्लस माइनस प्लस, तो 2 अंदर में क्या आएगा 15 माइनस 4 क्यू, और इधर -8, और इधर 3 माइनस क्यू, और इधर क्या आ जाएगा हमारा +6, और अंदर में क्या आएगा हमारा 4 माइनस 5, तो ये हमारा आ गया 30, और इधर -8 क्यू, और इधर -24, और +8 क्यू, और इधर -6। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 30 माइनस 6 24, और इधर -24 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना सारा, ये सारा का सारा हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारा बना 8 क्यू -8, ये तो जीरो आ गया यार, ये तो जीरो ही आ गया, ये 8 क्यू + 8 क्यू, ये -8 क्यू, ये तो जीरो ही आ गया। और इसी तरह हम डीजेड देख लेते हैं, डीजेड हमारा क्या आ रहा है, तो डीजेड में जेड का कोएफिशिएंट क्या है 6Q3, तो 6Q3 के जगह पे क्या लिखेंगे 854, 854, और बाकी इट इज सेम, क्या है हमारा 211P21, 211P21, इसे हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो 2 अंदर में क्या आएगा 8 - 5, और इधर -P, और अंदर में क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या 4, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -5, और यहाँ पे 8, अंदर में क्या आएगा 1 - 2, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा ये 3 है ना, तो 3 × 2 6, और इधर -4P +5P, और इधर -8, तो यहाँ से हमारा आ गया 6 - 8 -2, और यहाँ से 5P - 4P मतलब +P, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा P - 2। ठीक है, P - 2, तो हमारे पास dx dy dz सब कुछ आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए बात कर ले, क्या यूनिक सॉल्यूशन हमारा कब आता है, यहाँ पर देखेंगे नंबर 1, यूनिक सॉल्यूशन हमारा कब आता है जब d हमारा ≠ 0, और d ≠ 0 कब होगा जब p का वैल्यू 2 नहीं होगा और q का वैल्यू 3 नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे p इज नॉट इक्वल टू 2 एंड q इज नॉट इक्वल टू 3, याद रखिएगा ये p इज नॉट इक्वल टू 2 एंड q इज नॉट इक्वल टू 3। और नंबर 2, ये कौन सा था हमारा नंबर 2 नहीं था ना, ये नंबर 2 तो ये था, नंबर 2 हमारा ये था। अब दूसरा कौन सा देख ले, नो सॉल्यूशन या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, पहले थर्ड देख लेते हैं। मेनी सॉल्यूशन कब होगा जब d भी 0 होगा, dx भी 0 होगा, dy भी 0 होगा, dz भी 0 होगा, और ऐसा कब पॉसिबल है d 0 कब आ रहा है p = 2 और q = 3, मतलब दोनों में से कोई भी एक हुआ तो d 0 आ रहा है, और ds कब 0 आ रहा है dx 0 हो रहा है, p = 2 और q = 15/4 पे। तो अगर q का वैल्यू 3 हुआ तो d तो 0 हो जाएगा, बट dx 0 नहीं होगा, तो q पे तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर p से ही पता चलेगा, p का वैल्यू 2, और p का वैल्यू अगर 2 होता है तो d 0 dx 0 हो जाएगा, और dy तो p q का हर वैल्यू के लिए 0 है, और dz भी हमारा p = 2 पे ही 0 हो रहा है। तो यहाँ से बोलेंगे d = dx = dy = dz, सब 0 किस पे हो रहा है p = 2 पे, और q का वैल्यू क्या, q का वैल्यू कुछ भी रखिए फर्क नहीं पड़ता, अगर p का वैल्यू ही 2 हो गया तो q पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, p = 2 अगर यहाँ पे रखेंगे d 0, अब dx dy dz को फर्क नहीं पड़ रहा अगर p 2 है, तो q से फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो q बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब नो सॉल्यूशन का बात करें तो नो सॉल्यूशन हमारा कब आता है जब d तो 0 हो जाए बट dx dy dz में से कोई एक 0 ना हो, तो ऐसा देख सकते हैं कब हो रहा है q का वैल्यू 3 पे, q का वैल्यू 3 पे, q का वैल्यू 3 पे, d तो हमारा मतलब d 0 हो जाए, और dx dy या फिर dz तीनों में से कोई एक नॉन 0 हो जाए, तो ऐसा कब हो रहा है q = 3 पे, q = 3 एंड p इज नॉट इक्वल टू 2, p 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि p 2 हो गया तो dx dy dz सब हमारा 0 ही हो जाएगा, और हमें 0 नहीं चाहिए, तो तीनों आ गया हमारा। पहला का ये किसके लिए था फॉर नो सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन के लिए था। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर हमें नहीं चाहिए तो p का वैल्यू आप
पी का क्यू का वैल्यू आप 3 चूज करिए और पी का वैल्यू कुछ भी चूज करिएगा, बस 2 नहीं चूज करिएगा, तो आपका वहां से नो सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तीनों के लिए बात कर ली यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन भी फाइंड करना है क्या? यूनिक सॉल्यूशन नहीं, बस इतना ही करना था ना, पी और क्यू का वैल्यू फाइंड करना था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड लेमडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ऑल सच वैल्यूज ऑफ लेमडा। तो सबसे पहले यहाँ पर लेमडा का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पर डी का बात करें तो डी हमारा क्या है? डी है 1 2 1 1 -3 -5 और इधर क्या है? -2 +1 +4। अच्छा, +1 तो लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपल 1 और 4 लिखिए इस तरीके से। तो यहाँ से डी हमारा क्या आ जाएगा? 1 टाइम्स ये कितना -12 और इधर +5 और इधर क्या आ जाएगा हमारा? -1 और इधर -1 और इधर से क्या आएगा? 8 -1 और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? -2 और अंदर में क्या आएगा? -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 ना। हाँ, तो ये हमारा आ गया -7 और इधर -7 और इधर कितना आ जाएगा? -10 + 3 मतलब -7 -7 इंटू -2 क्या? +14। तो ये तो 0 आ गया ना, डी का वैल्यू हमारा 0 आ गया। और यहाँ पर बोल रहा है कंसिस्टेंट, डी का वैल्यू 0 आ गया और कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? कम से कम एक सॉल्यूशन। तो डी का वैल्यू अगर 0 आ गया तो कम से सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए dx dy dz सबको 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो डी का वैल्यू 0 आ गया है, तो dx dy dz सबको 0 होना पड़ेगा। तो dx का अगर हम बात करें तो dx हमारा क्या आ जाएगा? एस का कॉन्स्टेंट क्या है? 1 2 1, तो उसके जगह पे क्या रखेंगे? 0 0 लेमडा 0 0 लेमडा और इधर क्या आ जाएगा? 1 -3 -5 और यहाँ पर क्या है? -2 1 4 1 -3 -5, हाँ सही है, -2 1 4, तो इक्वल टू 0 हमारा होना चाहिए अगर कंसिस्टेंट है तो। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? ये प्लस माइनस प्लस कॉलम 1 से खोल रहे हैं, तो लेमडा टाइम्स अंदर में क्या आएगा? 1 और ये -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है कि लेमडा हमारा कैसा है? 0। लेमडा का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 0। लेमडा का वैल्यू 0 होगा तभी इसका इस सिस्टम ये सिस्टम हमारा कैसा होगा? कंसिस्टेंट। तो लेमडा का वैल्यू हमारा आ चुका है। और क्या बोल रहा है? फाइंड द सॉल्यूशन, मतलब हमें सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, सॉल्यूशन भी फाइंड करना। अच्छा, बता सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट, डी भी 0 dx dy dz सब 0, तो उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना आएगा? इनफाइनाइट। तो लेमडा का वैल्यू हमारा 0 आ चुका है। अब सॉल्यूशन का बात करें तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? देखिएगा यहाँ पर, इसे मान लेते हैं नंबर 1, इसे नंबर 2 और लेमडा तो 0 आ ही चुका है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए ऐसा करिए ना, नंबर 1 में से माइनस कर दिए नंबर 3 को, तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? 6y और यहाँ पर -2z -4z कितना हो जाएगा हमारा? -6z इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो हमारा y इक्वल टू z आ गया और z को मान लेते हैं k, z को मान लेते हैं k, वेयर k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। और इक्वेशन सेकंड का यूज नहीं किया ना, तो इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2x -3, y के जगह पे क्या रख देंगे? z, मतलब k ही रख देते हैं, अब तो k मान लिया ना z को, तो k प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या आ गया? x का वैल्यू आ गया k। तो x इक्वल टू k, y इक्वल टू k, z इक्वल टू k। फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया? x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू k, वेयर k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। सॉल्यूशन, ठीक है। अब k का वैल्यू आप पुट करते रहेंगे तो वहां से आपको x y z मिलते रहेगा आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये खाली जगह क्यों है यार? अच्छा, इतना में ही सॉल्व हो गया, और कुछ नहीं करना है ना यहाँ पे। फाइंड लेमडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ऑल सच वैल्यूज ऑफ लेमडा, हाँ तो सही है, बस ये फाइनल आंसर ये हो गया, लेमडा का वैल्यू ये और ये आंसर हमारा ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन पोजेस अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन
यहाँ पर नॉन ट्रिवियल को अंडरलाइन करिएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओवर द सेट ऑफ रेशनल्स, ओवर द सेट ऑफ रेशनल्स ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर दिस वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पर देखिएगा ये सिस्टम हमारा कैसा है, होमोजेनस, और होमोजेनस तो हमेशा हमारा कंसिस्टेंट होता है, कम से कम एक सॉल्यूशन होता है, कौन सा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, वो तो सॉल्यूशन होता ही है, लेकिन हमें नॉन ट्रिवियल चाहिए। नॉन ट्रिवियल कब आता है होमोजेनस में, जब d का वैल्यू हमारा कैसा हो, जीरो। तो यहाँ से बोल सकते हैं d का वैल्यू जीरो, तो d का वैल्यू जीरो आप लगाएंगे तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, 1 3 2 k 3, और यहाँ पर 3 -2 -4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अंदर में क्या आएगा, -4k, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6, और क्या बचा, हाँ +6, और इधर -k प्लस माइनस प्लस, रो 1 से हम खोल रहे हैं ना, तो इधर -k, इधर आ जाएगा -12, और इधर +4, और क्या आएगा यहाँ पर, +3 9 -2k, इसका वैल्यू जीरो हमारा आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -4k +6, और यहाँ से -12 +4 मतलब -8, और बाहर क्या है, -k मतलब +8k हो गया ना ये, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 27 -6k इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा टोटल, अगर k का बात करें तो इधर 8k है, इधर -4k, इधर -6k, तो ये हो गया हमारा -2k ओवरऑल, और इधर 27 + 6 33। तो यहाँ से k का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 33/2। तो k का वैल्यू हमारा आ चुका है। हमसे पूछा क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन पोजेस अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओवर द सेट ऑफ रेशनल। तो k का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर दिस वैल्यू ऑफ k। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, इन दोनों को मतलब इसका नाम देते हैं नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, ये 3 इक्वेशन है ना। तो ऐसा करते हैं ना, नंबर 1 में माइनस कर दीजिए आप नंबर 2। तो ऐसा करने पर क्या होगा, इधर आ जाएगा x - 3x, क्या बनेगा हमारा -2x, और ky कैंसिल, और इधर +5z इक्वल टू 0। तो ये 52 लग रहा है ना, इसे z अच्छे से लिख लेंगे 0। तो यहाँ से हमारा s का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/2 टाइम्स ऑफ z, और z को मान लेते हैं k। ऐसा करते हैं, z को मान लेते हैं k, अच्छा लास्ट में मान लेंगे, फिलहाल z में ही सब निकालते हैं। तो हमारा x का वैल्यू आ चुका है। अब क्या करेंगे, थर्ड में इसे रख देंगे, पुट लिखिएगा, पुट x इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ z इन 3। तो ऐसा करने पर क्या होगा, 2x के जगह पे क्या रखेंगे, 5/2 टाइम्स ऑफ z। तो यहाँ से आ जाएगा +3y - 4z इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल, बचा क्या, 5z - 4z, क्या बचा हमारे पास, z प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/3 टाइम्स ऑफ z। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x, ऐसे ही रहने देते हैं। अभी y आ चुका है, x आ चुका है z के टर्म में। अब हम k को मान लेते हैं, k को मान लेते हैं k नहीं, z को मान लेते हैं लेमडा, z को मान लेते हैं लेमडा, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो अपना आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, x इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ z है ना, तो 5/2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा हमारा लेमडा, और y हमारा कितना आया, -1/3 टाइम्स ऑफ z, तो -1/3 टाइम्स ऑफ लेमडा, और z हमारा क्या हो जाएगा, z को हमने तो लेमडा माना ही है, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो फाइनल सॉल्यूशन सेट हमारा आ चुका है आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारा 33/2, और सेकंड पार्ट का आंसर x इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ लेमडा, y इक्वल टू -1/3 लेमडा, और z इक्वल टू लेमडा, जहाँ यहाँ पर लेमडा क्या है हमारा, एनी रियल नंबर। तो कुछ भी आप लेमडा के जगह पे आप वैल्यू पुट करते जाइए, वहाँ से आपको उसके करस्पॉन्डिंग x y z का वैल्यू मिलते चला जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम बहुत ही आसानी से
सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, एक यहाँ पर 3 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये सबसे पहले अगर इसका बात करें तो ये किस तरह का सिस्टम है हमारा, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, और होमोजेनियस में हमें नॉन ट्रिवियल पता है कब आता है, जब डी का वैल्यू हमारा क्या हो, जीरो। डी का वैल्यू नॉन जीरो हुआ तो वहां से हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो हमारा सॉल्यूशन आएगा। लेकिन हमें अगर नॉन ट्रिवियल चाहिए तो उसके लिए डी का वैल्यू नॉन जीरो, डी का वैल्यू जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, डी क्या है हमारा 2a 1 2 माइनस 2a a माइनस 2a, नहीं इसमें तो y का है ही नहीं ना, तो जीरो मान सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना, प्लस जीरो टाइम्स ऑफ y, इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, तो जीरो हो गया। और z का कोएफिशिएंट इसमें तो 3 है, इसमें 2 और इसमें क्या है a इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2a, और यहाँ पर क्या बनेगा a स्क्वायर, और इधर माइनस जीरो, और इधर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और अंदर में क्या आएगा a माइनस 4, और इधर प्लस 3, और अंदर में क्या आएगा 1 इंटू जीरो, जीरो माइनस 2a, इसका वैल्यू जीरो। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है 2a इंटू ए स्क्वायर, मतलब 2a क्यूब, और यहाँ पर प्लस 2a माइनस 8, और यहाँ पर माइनस 6a इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा आ गया 2a क्यूब माइनस 4a माइनस 8 इक्वल टू जीरो। अगर 2 से बोथ साइड हम डिवाइड कर दें, इधर लिख लेंगे, अगर हम 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दें तो ये हमारा बन जाएगा a क्यूब माइनस 2a माइनस 4 इक्वल टू जीरो। ये तो एक क्यूबिक हो गया ना, और क्यूबिक का हम रूट कैसे फाइंड करते हैं, इसका रूट मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। एक तो हमें क्लियरली दिख रहा है, आप एक जगह पर अगर 2 पुट करें तो सेटिस्फाई कर रहा है इसे, 2 अगर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा पुट a इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, हाँ इसका वैल्यू तो जीरो आ रहा है, 8 और इधर 8, हाँ जीरो आ रहा है। तो मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू 2, इसका एक रूट क्या है हमारा 2, वो तो क्लियरली दिख गया इट ट्रायल से, और दूसरा बाकी 2 रूट इसका और है बीटा और गामा मान लेते हैं। तो बीटा गामा कैसे फाइंड करिएगा, सम ऑफ रूट आपको पता है क्यूबिक का निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं, वहां से आपका ये दोनों बीटा और गामा का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। एक उससे अच्छा बढ़िया तरीका हम बताते हैं, एक वैल्यू तो आपको पता चल ही गया है ना, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक वैल्यू अगर इसका 2 है ए का तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, अगर 2 इसका रूट है तो a माइनस 2 इसका फैक्टर होगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या एक क्वाड्रेटिक आएगा इक्वल टू जीरो, और इसका वैल्यू जीरो, और ये हमें पता करना है यहाँ पर क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर a क्यूब है ना, तो a क्यूब कब बनेगा जब a किससे मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर से, और उसके बाद a स्क्वायर वाला टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, तो a स्क्वायर वाला टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस 2a स्क्वायर, तो बैलेंस करने के लिए प्लस 2a स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस 2a करते हैं, तो a जब प्लस 2a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा प्लस 2a स्क्वायर, और इधर माइनस 2a स्क्वायर, तो बैलेंस होकर जीरो हो जाएगा। हमें जीरो ही चाहिए, a स्क्वायर वाला स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो वो जीरो हो जाना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर, अब लेकिन यहाँ से माइनस 2 इंटू प्लस 2a मतलब माइनस 4a आ रहा है, लेकिन हमें फाइनल रिजल्ट में क्या चाहिए माइनस 2a। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर हमें माइनस 2a चाहिए ना, और यहाँ पर माइनस 4a आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 6 से, और नहीं ऐसा करते 6 से नहीं यहाँ पर 2, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा 2a, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 4a, तो ओवरऑल हमारा माइनस 2a आ जाएगा। हाँ सही बैठ रहा है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आपका ये क्वाड्रेटिक जो यहाँ पर था वो क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2, अभी इन दोनों को प्रोडक्ट करके देखिए सेम चीज़ ही आ रहा है, a क्यूब, फिर यहाँ से 2a स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 2a स्क्वायर, और
कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर वाला हमें चाहिए भी नहीं था, और यहाँ से +2a और यहाँ से -4a, तो यहाँ पर -2a आ जाएगा, सही है। और फिर -2 इंटू +2 क्या आ जाएगा, -4, हाँ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसे बहुत ही आसानी से स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है ये, आपको एक रूट पता चल गया, बाकी दो तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कैसे निकालिएगा, सम ऑफ रूट आपको पता है क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट मतलब क्या है, 0। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 0 है, और अल्फा का वैल्यू तो आपको पता चल ही गया है 2। तो ये बीटा गामा यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, ठीक है। और नहीं सॉरी, -2 आ जाएगा ना, अल्फा की जगह पे आप 2 रखेंगे तो यहाँ से -2, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या आएगा हमारा, -4/1 मतलब 4, और अल्फा का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से बीटा गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2, बीटा गामा का वैल्यू आ जाएगा 2। और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हम कैसे निकालते हैं क्यूबिक में, माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूब, अगर ए में क्यूबिक है तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो बीटा गामा का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2, और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ए का वैल्यू हमारा क्या है 2, ए का वैल्यू तो 2 है, और बाकी दो वैल्यू यहाँ से मिलेगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमें आता है, लेकिन यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका डी 0 है, इसका डी कैसा है 0 है, इसका डी 0 है। 2 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 1 लेस देन 0 आ रहा है, तो यहाँ से हमें कोई भी रूट नहीं मिलेगा, तो सिर्फ इसका एक ही है एक ही रूट ही है, मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट ही है। तो ए का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2, सिंपल। हमें लगा कुछ मिलेगा, बट कुछ नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ से आप सॉल्व भी करेंगे ना तो यहाँ से बीटा गामा का आपको कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलने वाला है। तो यही तरीका सही था हमारा, यहाँ से हमें डायरेक्ट क्लियरली दिख तो रहा है ना, बस थोड़ा सा आपको ये करने आना चाहिए, मैच कराने आना चाहिए यहाँ पर। तो ए का वैल्यू हमारा 2 आ चुका है, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल 0 एंड कनेक्टेड बाय द इक्वेशन, और 3 इक्वेशन दिया हुआ, सो दैट लेमडा इक्वल टू दिस वन। एक्स वाई एंड जेड आर नॉट इक्वल, नॉट ऑल 0 का क्या मतलब है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसका, इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अब सिस्टम हमारा कैसा है, होमोजेनियस, और होमोजेनियस में नॉन ट्रिवियल कब आता है हमारा, जब डी का वैल्यू क्या हो हमारा इक्वल टू 0, सॉरी डी का वैल्यू हमारा क्या हो इक्वल टू 0। डी नॉट इक्वल टू 0 में तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, वो तो हमेशा आएगा ही, लेकिन नॉन ट्रिवियल के लिए डी का वैल्यू आपका 0 होना पड़ेगा। तो डी का वैल्यू 0 करेंगे यहाँ पे, डी का वैल्यू अगर आप 0 करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा, डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 करेंगे यहाँ पे। डी क्या है हमारा A1 A2 P1 प्लस लेमडा Q1, और B1 B2 P2 प्लस लेमडा Q2, C1 C2 P3 प्लस लेमडा Q3। इसका वैल्यू कैसा होना चाहिए हमारा 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इसे दो पार्ट में ब्रेक कर दे क्या, इसे दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। A1 दो रो तो सेम है हमारा, A1 B1 C1 तो सेम है, और A2 B2 C2 ये दो रो तो हमारा सेम है, तो इस तरीके से हम दो बना लेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2। नीचे वाले को ब्रेक करेंगे, इधर आ जाएगा P1 P2 और इधर P3। ब्रेक करना हमें आता है, पहले सीख चुके हैं इसके बारे में हम। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेमडा Q1 लेमडा Q2 लेमडा Q2 और इधर लेमडा Q3, इसका सम 0। यहाँ से लेमडा बाहर निकाल ले क्या, रो 3 से बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ से लेमडा गायब हो जाएगा, नीचे में से लेमडा गायब हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लेमडा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू के लिए ये इस डिटर्मिनेंट को उस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। और नीचे में क्या आएगा हमारा, ये वाला
इसे उस तरफ भेजें और फिर इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 और नीचे में Q1 Q2 Q3। यहाँ पर P1 P2 P3 था यार, यहाँ पर P1 P2 P3 था, कर लीजिएगा P1 P2 P3। तो इस तरीके से हम लेमडा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, और हमें शायद यही प्रूव भी करना था। ये उस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस साइन भी आएगा, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इक्वल टू RHS, और ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ही, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं, हेंस प्रूव। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, यहाँ पर z, मतलब 3 इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर, वेयर x y z आर नॉट ऑल जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे अरेंज करके लिख देते हैं, अरेंज नहीं किया हुआ है ना, x cy प्लस बी जेड को उस तरफ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारा बनेगा माइनस cy माइनस बी जेड इक्वल टू 0। और यहाँ पर अगर हम y को इस तरफ लाएं तो ये क्या बनेगा, cx प्लस ए जेड माइनस वाई इक्वल टू 0। और यहाँ पर bx है ना, bx प्लस ए वाई, और इधर क्या है z, तो z को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस जेड इक्वल टू 0। इसे अरेंज नहीं किया यार हमने, यहाँ पर क्या था हमारा cx प्लस ए जेड माइनस वाई, सही है, बस इधर y को इस तरफ लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर माइनस वाई प्लस ए जेड, अब ठीक है, तो अब अच्छे से अरेंज हो गया। और यहाँ पर बोल रहा है वेयर एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो, मतलब इसके पास कैसे मतलब इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का बात कर रहा है, और इसका नॉन ट्रिवियल का हम बात करें, सबसे पहले सिस्टम का बात करें। सिस्टम हमारा कैसा है, होमोजेनस, और होमोजेनस सिस्टम में हमें पता है कि नॉन ट्रिवियल कब होता है हमारा, जब डी का वैल्यू कैसा हो हमारा 0। एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो बोल रहा है ना, ऑल जीरो होता है तो कैसा होता है हमारा, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 0, कैसा सॉल्यूशन है हमारा, ट्रिवियल। नॉट ऑल जीरो बोल रहा है मतलब नॉन ट्रिवियल का यहाँ पर बात कर रहा है। तो नॉन ट्रिवियल कब होगा यहाँ पर, जब डी का वैल्यू हमारा 0 होगा। हमें पता है होमोजेनस सिस्टम में नॉन ट्रिवियल कब होता है, जब डी का वैल्यू हमारा 0 होता है। तो यहाँ से डी का वैल्यू 0 के लिए बात कर रहा है ना, तो क्या आ जाएगा 1 सी बी माइनस सी माइनस 1 ए माइनस बी ए माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1, अंदर में क्या आएगा हमारा, ये -1 था ना, 1 माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस सी माइनस ए बी, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस बी, अंदर में आएगा ए सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए बी सी, और इधर भी माइनस ए बी सी, और इधर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से फाइनली हमारा क्या आ गया, सबको उस तरफ भेजेंगे, मतलब A1 को छोड़ के बाकी सबको उस तरफ भेजेंगे, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या है सी स्क्वायर और माइनस ए बी सी मतलब -2 ABC, उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा +2 ABC, और इधर तो 1 था ही हमारा, और हमसे पूछा भी है इसका वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 1, क्लियरली हम देख रहे हैं यहाँ से आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और नीचे क्या बोल रहा है, विल द सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट एंड बी यूनिक। तो सबसे पहले डी निकाल कर देख ले रहे हैं क्या आ रहा है, उसके बाद ही बात करेंगे। तो यहाँ पर इसका डी निकालें तो डी हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए क्यूब, और बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब। ठीक है, यही है ना हमारा डी। हाँ, ऐसा करते हैं, रो 1 से ए निकाल लेते हैं बाहर, सॉरी कॉलम 1 से ए निकाल लेते हैं तो बाहर, तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा ए, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर। सिमिलरली कॉलम 2 से हम एक बी बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1, सब में कॉमन है ना, तो यहाँ आ जाएगा बी, और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 सी, यहाँ सी स्क्वायर, और ए बी सी हम बाहर निकाल लिए। और इसका वैल्यू स्पेशल डिटर्मिनेंट में हम बात कर चुके हैं, क्या आता है, ए माइनस बी माइनस सी
सी माइनस ए, और इधर ए बी सी। ठीक है, तो डी हमारा ये आ चुका है। अब यहाँ पर बोल रहा है विल द सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट एंड बी यूनिक। तो यूनिक कब आएगा? जब डी हमारा नॉन जीरो होगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, डी हमारा कैसा होगा? नॉन जीरो। डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डी कब नॉन जीरो होगा? जब ए हमारा नॉन जीरो होगा, बी भी हमारा कैसा होगा? नॉन जीरो होगा, सी भी हमारा कैसा होगा? नॉन जीरो होगा, और ए इज नॉट इक्वल टू बी, और बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंड सी इज नॉट इक्वल टू ए। अगर इनमें से कोई भी एक भी वॉयलेट किया ना यहाँ पर, तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, फिर डी हमारा जीरो हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये सब कुछ, ये सारा का सारा हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब ए जीरो भी नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी भी जीरो नहीं होना चाहिए, सी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ए बी के बराबर भी नहीं होना चाहिए, बी सी के बराबर भी नहीं होना चाहिए, और सी ए के बराबर भी नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई एक भी गड़बड़ाया ना, तो डी का वैल्यू फिर जीरो दे देगा। मान लेते हैं सी इक्वल टू जीरो हो गया, तो डी का वैल्यू तो हमारा जीरो ही हो जाएगा ना, उस केस में फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ पाया। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए याद रखिएगा, इन सभी को सेटिस्फाई करना चाहिए, इनमें से एक नहीं, इन सभी को सेटिस्फाई करना चाहिए। और यहाँ पर क्या हमसे बोल रहा था? विल द सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट एंड बी यूनिक। तो ये तो जब डी नहीं जीरो होगा तब तो हमारा ये आ गया। एक बार डी इक्वल टू जीरो पे देख ले रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप डी एक्स डी वाई डी जेड चेक करेंगे ना, तो यहाँ से डी एक्स सबसे पहले चेक कर ले रहे हैं। डी एक्स हमारा क्या आ रहा है? डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर ए क्यूब की जगह पे क्या आएगा? डी स्क्वायर डी क्यूब, और यहाँ बी स्क्वायर बी क्यूब, और यहाँ सी स्क्वायर सी क्यूब। आप अगेन इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए। ये दोनों सेम ही तो लिखा हुआ है ना, मतलब इसके पहले जो था यहाँ पर सेम ही था ना, बस ए मतलब डी में ए की जगह पे डी रखा गया, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ डी से आप रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा डी बी सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी माइनस बी, डी माइनस सी। ए की जगह पे डी रखना था, ये बी की जगह पे क्यों रख दिए? और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी माइनस सी, और यहाँ पर आ जाएगा सी माइनस डी। ठीक है, और सिमिलरली डी वाई, आप चाहे तो प्रॉपर इसे इस तरीके से जैसे यहाँ पर सॉल्व किया ना वहाँ पे सॉल्व करिए, सेम ही चीज़ आएगा। बट यहाँ पर कॉमन सेंस वाला बात है कि जब हम डी निकाल रहे थे तो ए स्क्वायर ए क्यूब था, और उसके जगह पे यहाँ पर हम डी स्क्वायर डी क्यूब रख दिए, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ डी आएगा, सिंपल। इसमें इतना सोचने वाला बात तो है नहीं। और यहाँ पर बी स्क्वायर बी क्यूब है ना, तो डी में जहाँ पे बी स्क्वायर बी क्यूब था वहाँ पर हम क्या रख देंगे? डी स्क्वायर डी क्यूब, और बाकी एज इट इज सेम ही रहने देंगे डी को, ए स्क्वायर ए क्यूब सी स्क्वायर सी क्यूब। तो इसका वैल्यू हमारा क्या आने वाला है? इस बार जहाँ जहाँ बी था वहाँ वहाँ आप क्या रख देंगे? डी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? डी ए सी, और अंदर में क्या बनेगा? ए माइनस डी, बी की जगह पे क्या रख रहे हैं? डी, तो डी माइनस सी, और यहाँ पर सी माइनस ए। और इसी तरह डी जेड भी आप निकाल लेंगे। डी जेड आप डायरेक्ट बता सकते हैं क्या? सी के जगह पे इस बार रखेंगे, और क्या, ऐसे डी जेड आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पर। डी जेड में सी स्क्वायर सी क्यूब की जगह पे क्या रखेंगे? डी स्क्वायर डी क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब। तो यहाँ से इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा, इस बार सी के जगह पे डी रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर, तो सी के जगह पे डी रिप्लेस करेंगे तो डी ए बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए माइनस बी माइनस सी के जगह पे क्या रखेंगे? डी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? डी माइनस ए। तो इस तरीके से डी एक्स डी वाई डी जेड आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन का तो हमारा ये हो गया, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अगर नो सॉल्यूशन का हम बात करें, तो डी का वैल्यू जब ए है हमारा, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ये डी का वैल्यू हमारा जीरो, और डी एक्स डी वाई डी जेड में से कोई एक हमारा नॉन जीरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ए का वैल्यू जीरो होता है तो डी का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा हमारा। कहाँ गया? हाँ, ए का वैल्यू जीरो हुआ, तो डी का वैल्यू हमारा कैसा हो जाएगा? जीरो। बट डी एक्स डी वाई डी जेड में अगर देखें तो ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, बट डी एक्स आपका जीरो नहीं होगा। तो सिर्फ ए का जीरो होने से इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो नहीं आएगा। हाँ, एक चीज से आ सकता है, आप इन दोनों में से, इन सभी में से ना कोई भी दो पेयर अगर आप उठा ली ना, मान लेते हैं ए नॉट इक्वल टू जीरो और ए इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू के जगह पे आप इक्वल उठाएंगे। देखेंगे यहाँ पर
ये 8 क्वेश्चन आ गया ना, इसी इसी में रहने देते हैं, अलग से देखने का जरूरत नहीं है, फिर स्लाइड ऐड करना पड़ेगा। कर ले क्या, कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर नो सॉल्यूशन नंबर 2, फॉर, ये तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए, फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन कब नहीं होगा इसका, जब इनमें से कोई एक ही सिर्फ हम उठाएं, तो एक ही सिर्फ उठाएंगे तो इसमें, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू जीरो उठाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू अगर हम जीरो उठाते हैं, तो ए इक्वल टू जब हम जीरो उठाएंगे और ये सब कुछ सेम रहने देंगे, मतलब कि ए इक्वल टू जीरो बट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो इधर भी नॉट इक्वल टू है सारा का सारा सेम, मतलब इसमें ये जो चीज़ है यहाँ पर, इसमें बस हम ए को इक्वल कर दे रहे जीरो, बाकी सबको नॉट इक्वल नॉट इक्वल। तो उस केस में हमारा नो सॉल्यूशन आएगा, क्यों, क्योंकि डी तो हमारा जीरो हो जाएगा, बट डी एक्स डी वाई भी जीरो हो जाएगा, ए है ना यहाँ पर, डी वाई भी जीरो हो जाएगा, डी जेड भी हमारा जीरो हो जाएगा, बट डी एक्स हमारा जीरो नहीं होगा, डी एक्स जीरो यहाँ पर तो ए है ही नहीं, तो ए पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि जीरो होगा कि नहीं होगा। इसको जो जीरो होने के लिए बी इक्वल टू सी या फिर सी इक्वल टू डी होना पड़ेगा। लेकिन इसमें से अगर कोई भी हम दो उठाए ना, जैसे मान लेते हैं ए, यहाँ पर देखिएगा, मान लेते ए इक्वल टू जीरो उठा ले रहे हैं, मतलब कोई भी दो को हम इक्वल टू कर दे रहे हैं, नॉट इक्वल टू की जगह इक्वल टू कर दे रहे हैं, तो ए इक्वल टू जीरो मान लेते हैं ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, तो यहाँ से ए इक्वल टू जीरो और ए इक्वल टू बी, तो मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब ए और बी का वैल्यू जीरो आ गया। तब देखिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कैसे, ये तो जीरो हो जाएगा हमारा ए और ए है, ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर बी है, तो डी एक्स डी वाई डी जेड सब हमारा जीरो हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड सब हमारा जीरो हो जाएगा। तो उस केस में सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ए भी हमारा जीरो हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, विल द सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, तो ऑलवेज का तो बात नहीं होगा, नो सॉल्यूशन हो सकता है हमारा, सिर्फ ए का वैल्यू जीरो और कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर नो, आंसर नो दीजिएगा यहाँ पर। और यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, देखेंगे यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू डी एक्स अपॉन डी, और डी एक्स क्या है हमारा डी बी सी, डी बी सी डी माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, कहाँ गया, सी माइनस डी, और नीचे में क्या आएगा डी, और डी क्या था हमारा ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका बी सी कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बी माइनस सी कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया डी, डी माइनस बी, सी माइनस डी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा ए माइनस बी, सी माइनस ए, याद रखिएगा। और y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी, तो डी वाई हम निकाल चुके थे, क्या आया था डी ए सी, और इधर क्या था हमारा ए माइनस डी माइनस सी, और सी माइनस ए, और डी हमारा क्या है ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो इस बार सी माइनस ए क्लियरली दिख रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ए सी कैंसिल, क्या बचा ऊपर डी, और नीचे में यहाँ पर तो बी बच गया ना, यहाँ पर ए माइनस डी, और यहाँ पर डी माइनस सी, और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी और बी माइनस सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं।
और जेड का वैल्यू का अगर बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, डी जेड अपॉन डी। तो डी जेड का वैल्यू क्या है हमारा, डी ए बी, और इधर क्या है हमारे पास, ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस डी, और डी माइनस ए, डी माइनस ए, और नीचे में डी का वैल्यू ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए माइनस बी कैंसिल, और ए बी कैंसिल, ऊपर क्या आ गया, डी बी माइनस डी माइनस ए, और नीचे में सी बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एक्स वाई और जेड का वैल्यू। तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा आ चुका है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, विल द सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, नो। बहुत सारा केस है ऐसा, जैसे मान लेते हैं ए इक्वल टू 0 होगा, बट बी सी ये सब बराबर नहीं हो आपस में, मतलब ए बी सी बराबर नहीं हो, तब नहीं होगा। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब ए बी सी सब बराबर हो जाता, तब होता है क्या, हाँ तब होगा। ए बी सी अगर सब बराबर हो जाएगा तो देख सकते हैं ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, हाँ तब बराबर होगा हमारा। कहाँ गया, तो हमें तो फिलहाल इतना पूछा है, विल द सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, तो इसका आंसर नो। और यूनिक सॉल्यूशन का अगर बात कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा ये हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं क्रेमर्स रूल से, ठीक है, क्रेमर्स रूल से हम इसे निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, 3 इक्वेशन दिया है और सॉल्व करने बोल रहा है, तो सिंपल है, सॉल्व करेंगे और क्या। तो इसका अगर डी का बात करें तो डी हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 3 1 -1 2, और यहाँ पर 1 1 -4। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 4 -2, और यहाँ पर -1, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, -4 -3, और यहाँ पर +1 2 माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो ये आ गया हमारा 2, और यहाँ पर +7, और यहाँ पर +5, तो ये आ गया हमारा 14। तो इतना तो पता चल गया कि इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट नहीं आने वाला है, डी हमारा नॉन जीरो है, 14 आ रहा है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। और यूनिक सॉल्यूशन हमें निकालना आता है, तो उसके लिए सबसे पहले डी एक्स डी वाई डी जेड होना चाहिए हमारे पास। तो डी एक्स कैसे निकालेंगे, 1 1 3 के जगह पे क्या रखेंगे, 6 2 -5, 6 2 -5, और बाकी एट इज सेम ही रहने देते हैं, 1 -4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 4 -2 -1 -8 +5, और यहाँ पर 1, और अंदर में क्या आएगा हमारे पास 2 × 2 4, और इधर आ जाएगा -5। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4 × 2 2, यहाँ पर 12 आ गया, और 5 -8 -3, और यहाँ पर -1 है ना, तो +3 हो जाएगा, और यहाँ से -1, यहाँ से क्या आएगा -1, तो 12 +3 15 -1 14 आ गया डी एक्स का वैल्यू। और इसी तरह हम डी वाई का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। डी वाई का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 1 -1 2, तो उसके जगह पे क्या रखेंगे, 6 2 -5, 6 2 -5, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 3, और इधर क्या आ जाएगा 1 1 -4। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 टाइम्स -8 +5 हो जाएगा -6, और इधर क्या आएगा हमारे पास -4 -3, और इधर +1, और इधर क्या आएगा हमारे पास -5 -6। तो यहाँ से हमारा इसका वैल्यू क्या आ गया, इधर से आ जाएगा -3, और इधर से -4 -3, मतलब -7, 7 × 6 42, और यहाँ से 11 -11, तो 42 -3 हमारा क्या आ जाएगा 39, 39 -11 28, तो डी वाई का वैल्यू आ गया 28। डी जेड का वैल्यू भी देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा। तो डी जेड का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जेड का कोएफिशिएंट क्या है 1 1 -4, तो 1 1 -4 की जगह पे क्या लिखेंगे 6 2 -5,
6 to -5 और बाकी एज इट इज हम सेम ही रहने देंगे डी को, -1 2। इसको अगर हम ओपन करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स 5 - 4 और इधर -1 और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 - 6 और इधर +6 और अंदर में क्या आएगा हमारे पास 2 +3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5 - 4 1 और यहाँ से 6 -5 मतलब -11 और इंटू -1 है मतलब +11 हो गया ना ये। और यहाँ से 3 + 2 5, 5 × 6 30। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा 30 31 32 और +10 42 हो गया ये तो यार, 42 हो गया। हमें चाहिए क्या, सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, dx/d, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy/d और z का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, dz/d। तो यहाँ पर वैल्यू बस पुट करना है अभी हमें सिर्फ। तो ds का वैल्यू 14 और d का वैल्यू भी है 14, तो ये आ गया 1। dy का वैल्यू हमारा कितना आया था 28 और d का वैल्यू है 14, तो ये आ गया हमारा 2 और dz का वैल्यू कितना है हमारा 42, तो 42/14 कितना आ गया हमारा 3, 3 बार में कट जाएगा ना 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन और 3 इक्वेशन दिया हुआ है हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन ट्राइंगल इज नेसेसरली इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्राइंगल और एक्यूट एंगल। देखेंगे क्या आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर सिस्टम हमारा कैसा बोल रहा है, नॉन ट्रिवियल, और सिस्टम है कैसा हमारा, होमोजेनस, होमोजेनस है ना, और होमोजेनस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब डी का वैल्यू 0 और डी क्या आएगा यहाँ पर, डी आपका आ जाएगा, डी लिखेंगे यहाँ पर, डी आएगा आपका कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और इधर क्या है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इधर क्या है कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा, और इधर क्या है कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा, और इधर क्या है साइन ऑफ बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर क्या है कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा, इधर कॉस ऑफ गामा प्लस अल्फा, और इधर क्या है साइन ऑफ गामा प्लस अल्फा, और इसका वैल्यू 0। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी ट्राइंगल में, जैसे यहाँ पर 3 एंगल है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमारा क्या होता है, पाई, किसी भी ट्राइंगल में। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं पाई माइनस गामा, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई माइनस गामा। सिमिलरली बीटा प्लस गामा को आप क्या बोल सकते हैं, बीटा प्लस गामा, अल्फा को उस तरह भेजिए मतलब पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली गामा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, पाई माइनस बीटा। तो यहाँ पर ये रख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम पाई माइनस गामा रख सकते हैं, और कॉस पाई माइनस गामा मतलब माइनस टाइम्स ऑफ कॉस गामा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ कॉस गामा। सिमिलरली यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा, यहाँ पर सिमिलरली माइनस टाइम्स ऑफ कॉस बीटा, और साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस गामा, साइन ऑफ पाई माइनस गामा, तो साइन हमारा क्या बनेगा, साइन गामा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट साइन गामा हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर साइन अल्फा लिख लीजिए, और यहाँ पर साइन बीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर साइन बीटा, यहाँ से माइनस साइन हम बाहर निकाल सकते हैं ना, माइनस साइन हम बाहर निकाल सकते हैं, माइनस साइन हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से माइनस साइन हमारा गायब हो जाएगा, यहाँ से माइनस साइन हमारा गायब हो जाएगा बाहर। अब वैसे ही माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बोथ साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो राइट हैंड साइड तो 0 ही है हमारा, इधर इधर प्लस हो जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 के लिए हमें सॉल्व करना है। देखिएगा यहाँ पर, अब इसे ओपन करें क्या, ओपन ही कर लेते हैं, आसान रहेगा, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस बीटा, और अंदर में क्या आएगा हमारा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा
लिख ले क्या, ऐसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। क्या बनेगा, साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा, साइन अल्फा, और यहां पर माइनस कॉस बीटा माइनस गामा। अंदर में क्या बनेगा हमारा, साइन बीटा कॉस गामा माइनस कॉस बीटा साइन गामा, कॉस बीटा साइन गामा प्लस कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा। इसके साथ क्या आएगा हमारा, साइन अल्फा कॉस गामा गामा माइनस कॉस अल्फा साइन गामा, कॉस अल्फा साइन गामा, और इसका वैल्यू 0 है, याद रखिएगा। तो यहाँ से एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है हमारा, साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं साइन बीटा माइनस अल्फा। ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन बीटा माइनस अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर यूज आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपका यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये सब तो बेसिक है ना, कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, ये आपको याद होना चाहिए कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है हमारा, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। तो ये सब हटा के लिख दे क्या, इसके जगह पे लिख देते हैं साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, डायरेक्ट साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा कॉस गामा माइनस कॉस बीटा साइन गामा। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन बीटा माइनस गामा, डायरेक्ट साइन बीटा माइनस गामा। और यहाँ पर साइन अल्फा कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा साइन गामा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फा माइनस गामा। ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन अल्फा माइनस गामा, सिंपल साइन अल्फा माइनस गामा, और इसका वैल्यू हमारा 0 इक्वल टू 0। इधर ही लिख लेते हैं ना यार, इधर सही रहेगा, इसे इस तरफ लिख लेते हैं, कॉस बीटा माइनस गामा, और क्या है साइन बीटा माइनस गामा, और इसे भी इस तरफ लिख लेते हैं, प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा साइन अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं। थोड़ा अरेंज करके भी लिख लेंगे इसे, यहाँ पर साइन बीटा माइनस अल्फा है ना, तो यहाँ पर भी बीटा माइनस अल्फा रहता तो अच्छा होता है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा या फिर बीटा माइनस अल्फा दोनों एक ही बात है। अंदर में कॉस के अंदर माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा। तो इसे बीटा माइनस अल्फा ही लिख लेंगे, बीटा माइनस अल्फा। सिमिलरली यहाँ पर तो बीटा माइनस गामा है ही, और यहाँ पर अल्फा माइनस गामा है ना, तो यहाँ पर भी अल्फा माइनस गामा ही कर लेंगे, अल्फा माइनस गामा हो गया। और कुछ किया जा सकता है क्या, यहाँ पर ये हो गया हमारा, और यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यहाँ से कुछ निकल तो नहीं रहा है यार, कॉस बीटा माइनस गामा साइन बीटा माइनस गामा, इन दोनों से कुछ निकलेगा क्या, ये तो हो गया हमारा साइन बीटा माइनस अल्फा साइन बीटा माइनस गामा, और तो कुछ यहाँ पर ऐसा आ नहीं रहा है। यहाँ से कुछ पता चलेगा क्या, यहाँ पर एक गलती किया है हमने, डिटर्मिनेंट में ही हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा मुझे लग रहा है कि लंबा जा रहा है शायद, यहाँ पर फिर लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में ही हमें इसे सॉल्व कर लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर अब इसे ओपन करेंगे, साइन बीटा माइनस गामा बीटा माइनस अल्फा, गड़बड़ हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में इसे सही कर लेते सही रहता। डिटर्मिनेंट में एक चीज़ कर सकते थे यहाँ पर, कि डिटर्मिनेंट में क्या किया जा सकता था यहाँ पर, ये इसको माइनस नहीं कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या, ये 3 है ना इधर, ये 3 यहाँ पर कुछ किया जा सकता है। अच्छा एक चीज़ किया जा सकता है, नहीं सही है सही है, डिटर्मिनेंट में तो और लेंदी हो जाएगा, इधर ही सही है।
ऐसा करते हैं ना, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, नहीं 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या दिख रहा है, 2 साइन ए साइन बी, क्या बन जाएगा हमारा, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आएगा, साइन ऑफ 2 बीटा माइनस 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, बीटा माइनस गामा साइन ऑफ बीटा माइनस गामा, और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनेगा, साइन ऑफ 2 थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस 2 गामा, और ये 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1/2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर 0 है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर हाफ से 2 से ऐसे ही थोड़ी मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, बैलेंस करने के लिए 1/2 भी तो करेंगे ना, लेकिन यहाँ पर इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा आ गया, और इक्वल टू 0 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इन दोनों को क्लब कर दीजिए, इसे इसे और इसे, क्या बन रहा है हमारा, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ये हमारा बन जाएगा, ये याद रखिएगा फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, फिर भी यहाँ पर याद रखिएगा, क्या बन जाएगा हमारा, 2 टाइम्स साइन सी प्लस ये डी था, सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ये आप याद रखिएगा फॉर्मूला को। ठीक है, यहाँ पर ही इसका यूज लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ दिस वन प्लस दिस वन बाई 2, तो ये हमारा बन जाएगा 2 अल्फा, तो अल्फा तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और बीटा माइनस गामा 2, यहाँ पर आ जाएगा बीटा माइनस गामा, सिर्फ बीटा माइनस गामा आएगा, और 2 भी है ना, 2 को कैसे भूल गए, 2 को नहीं भूलिएगा यहाँ पर, और फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस इसको इससे माइनस करके डिवाइडेड बाई 2, तो इसको आप इससे माइनस करिएगा, तो माइनस 2 बीटा आ जाएगा, और क्या आएगा हमारे पास, 2 बीटा और प्लस 2 गामा, 2 बीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो गामा आ जाएगा 2 टाइम्स बीटा प्लस गामा, और माइनस में क्या आ जाएगा, -4 अल्फा बाई 2, ये आएगा, और इधर क्या है हमारे पास, -2 टाइम्स ऑफ कॉस बीटा माइनस गामा साइन बीटा माइनस गामा, इसे नहीं भूलना है, इसे हमें नहीं भूलना है, तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, और इधर 2 आ जाएगा, तो फाइनली डायरेक्ट इसे इरेज करके ले देते हैं ना, ये 2 चला जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, और ये 2 चला गया, 2 से डिवाइड करने के बाद तो हमारा यही हो जाएगा ना, और बीटा प्लस गामा क्या है हमारा, पाई माइनस अल्फा, तो ऐसे ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं, चाहे तो कर सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा, दोनों में साइन बीटा माइनस गामा कॉमन है, तो उसे हम बाहर ही निकाल लेते हैं ना, साइन, एक अलग स्लाइड ऐड कर ले क्या, आगे पेज तो नहीं होगा शायद, एक स्लाइड ही ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, 1 सेकंड रुकिएगा बस। हाँ अब सही है, एक स्लाइड ऐड कर लिए यहाँ पर, तो अगर साइन बीटा माइनस गामा हम कॉमन लेंगे यहाँ पर, 1 सेकेंड, हाँ साइन, अच्छा 2 का तो यहाँ पे हटा सकते हैं, बोथ साइड 0 है, तो 2 को डायरेक्ट ही ऐसे हटा दिए, तो यहाँ पर हम साइन बीटा माइनस गामा अगर कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास, कॉस बीटा प्लस गामा -2 अल्फा, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस कॉस, कहाँ गया है यार, बीटा माइनस गामा,
हाँ ये बच गया हमारे पास, इक्वल टू 0। अब ये क्या बन रहा है हमारा, साइन कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या लिख लेंगे यहाँ पर, कॉस सी माइनस है ना, माइनस, ये सब फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है, अच्छा यूज आ गया यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। अच्छा नॉर्मली सी माइनस डी बाई 2 होता है ना, लेकिन यहाँ पर डी माइनस सी बाई 2 होता है। ये वहाँ पर भी स्टार मार्क मैंने कराया था, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। ये गलती से डी माइनस सी नहीं लिखे हैं, ये होता ही है डी माइनस सी, सी माइनस डी नहीं होता है, डी माइनस सी। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, अगर वहाँ पर याद नहीं किए तो यहाँ पर काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर वो लगाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, साइन बीटा माइनस गामा है, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2। तो इन्हें जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 बीटा माइनस 2 अल्फा ना, तो बीटा माइनस अल्फा आ गया आपका, बीटा माइनस अल्फा। इन दोनों को प्लस करके और डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका क्या आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, और क्या आएगा साइन डी माइनस सी बाई 2, मतलब बीटा माइनस गामा में माइनस करेंगे बीटा प्लस गामा माइनस 2 अल्फा। तो यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा आपका अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 0। अगेन 2 को इग्नोर मार सकते हैं, 2 को इग्नोर मार सकते हैं, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड 2 से। तो यहाँ से फाइनली हमारा क्या आ गया, साइन बीटा बीटा माइनस गामा बीटा माइनस अल्फा साइन अल्फा माइनस गामा साइन बीटा माइनस गामा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इन तीनों का प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, इसका तीन ही पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब या तो ये 0 हो जाए, या फिर ये 0 हो जाए, या फिर ये 0 हो जाए। इन तीनों में से अगर कोई भी एक 0 हुआ ना तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0। तो डी का, और ये था क्या हमारा, ये डी तो निकला है ना हमारा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये 0 कब होगा, साइन बीटा माइनस अल्फा, और बीटा अल्फा हमारा एंगल है एक ट्राइंगल का, तो ये 0 कब होगा, साइन 0 कब होगा 0 डिग्री पे, और 0 कब होगा हमारा ये, जब बीटा अल्फा बराबर हो। तो यहाँ से बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा सिमिलरली अल्फा इक्वल टू गामा, और यहाँ से सिमिलरली क्या आएगा बीटा इक्वल टू गामा। तो इन तीनों में से कोई एक भी हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फाइनल निकला क्या कंक्लूजन, देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या बोला था, हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन ट्राइंगल इज नेसेसरली। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है हमारा कि कोई भी 2 एंगल अगर बराबर हो गया तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तभी इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। तो कोई भी 2 एंगल बराबर, तो क्या बोलेंगे हम, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में ही होता है ना 2 एंगल बराबर, और इक्विलेटरल नहीं, इक्विलेटरल जरूरी नहीं है, कोई भी 2 भी अगर बराबर हो गया तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब तो भी इसका वैल्यू तो भी इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो नेसेसरली का अगर बात करें तो मिनिमम कंडीशन हमारा लेके चलेंगे, तो आइसोसेलेस, हाँ हालांकि इक्विलेटरल में भी इसका क्या बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, लेकिन आइसोसेलेस में ही हमारा काम बन जा रहा है, तो इक्विलेटरल क्यों बोलेंगे इसे, कोई भी 2 एंगल बराबर होगा तो हमारा काम बन जा रहा है। राइट एंगल है, ऐसा थोड़ी है यार, राइट एंगल का तो यहाँ पर कुछ आया भी नहीं ना, एक्यूट एंगल ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल आ रहा है ना यहाँ पर, एक तरह से 2 एंगल बराबर, तो 2 एंगल बस बराबर होना चाहिए। अब राइट एंगल हो या नहीं उससे क्या ही फर्क पड़ता है, जैसे मान लेते हैं ये 30 ये 30, तो ये 60 हो गया ना, तो ये 120, तो ये राइट एंगल नहीं है, लेकिन फिर भी इस केस में भी इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और क्या बोल रहा था, एक्यूट एंगल है, तो सिंपल ही दिख रहा है 120 डिग्री, एक्यूट कहाँ है, तो ये दोनों तो हमारा गलत हो गया। आइसोसेलेस हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बी। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, गिवन ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का, सी का, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर नॉट ऑल 0 देन द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। सबसे पहले इसे थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा, इसे हम लिखेंगे ए वाई माइनस जेड, डायरेक्ट लिखते हैं ना यार, इतना लिखने का क्या जरूरत है। यहाँ से हमारा क्या बनेगा, एक्स
माइनस ए वाई और प्लस ए जेड इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस वाई माइनस बी जेड इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एक्स माइनस सी वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। सही है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये आया कहाँ से, सिंपल, यहाँ पर हम किए क्या है कि इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई माइनस जेड से इक्वल टू एक्स, और फिर सबको एक तरफ लाएंगे तो हमारा ये बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, होमोजेनियस इक्वेशन। 3 होमोजेनियस, ये होमोजेनियस सिस्टम है। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, वेयर एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल 0। हाँ, मतलब नॉन ट्रिवियल का बात कर रहा है। तो नॉन ट्रिवियल का बात कर रहा है तो डी हमारा कैसा होना चाहिए, इक्वल टू 0। डी इक्वल टू 0 लगाइए, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो डी हमारा क्या होगा 1 बी सी माइनस ए 1 माइनस सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0 लगाइए, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बनेगा हमारा 1, ओपन करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा -1, और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा बी सी माइनस बी सी ना, माइनस बी सी, 2 बार माइनस है तो अगेन वो प्लस ही हो जाएगा, माइनस बी सी। और यहाँ पर क्या है माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, और इधर माइनस बी और इधर प्लस बी सी, और यहाँ पर आ जाएगा ए, और अंदर में क्या आएगा माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ गया -1 माइनस बी सी माइनस ए बी और प्लस ए बी सी, और इधर आ जाएगा माइनस ए बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। ए बी सी कैंसिल, और सबको एक तरफ ये -1 को इस तरफ रहने देते हैं और बाकी सबको उस तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है -1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको डी इक्वल टू 0 यहाँ पर लगाना था। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारा ये, आगे देखेंगे। अच्छा, खत्म हो गया ये तो। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो। थैंक यू।